हेलो क्लास, आई एम संदीप वर्मा, योर फिजिक्स टीचर। और आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर इन फिजिक्स, ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन किसे कहते हैं? हमने पहले भी प्रीवियस क्लासेस में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा हुआ है। ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज मीन्स द फोर्स बिटवीन द मास कैरिंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने ये पहले भी थोड़ा बहुत इसके बारे में स्टडी की है। तो ग्रेविटेशन से स्टार्ट करते हैं। तो ग्रेविटेशन सबसे पहले किसे कहते हैं? ग्रेविटेशन इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी डील विद द ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, तो ये वो फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स और इसके इफेक्ट और ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या इंपॉर्टेंस है इनके बारे में पढ़ते हैं। तो ग्रेविटेशनल में हम जो स्टडी करते हैं दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो न्यूटन्स ने एक लॉ दिया था, या न्यूटन ने सबसे पहले इस फोर्स के बारे में स्टडी की थी और न्यूटन ने ही इस फोर्स के बारे में कुछ लॉ दिए थे। तो सबसे पहले है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो किसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स? यू कैन नोट आउट इट, द फोर्स बिटवीन टू मास कैरिंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन ने इसके बारे में पहले बताया था कि जो अगर दो मासेस हैं, सपोज कीजिए m1 और m2, दो मासेस हैं, दोनों एक दूसरे पर किसी डिस्टेंस, सेंटर से इनके डिस्टेंस, इसके सेंटर और इसके सेंटर से इनकी डिस्टेंस सपोज कीजिए r है, तो ये एक दूसरे को हमेशा एक वीक फोर्स के थ्रू एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और यही फोर्स क्या कहलाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाएगा। क्लियर? तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? दो मास कैरिंग ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला फोर्स है। क्लियर? अब बात करते हैं कि इस पर न्यूटन ने क्या लॉ दिया था, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। सो उसे कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, या ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या लॉ है, ये स्टडी करते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन, टू मासेस या और टू ऑब्जेक्ट, मास कैरिंग ऑब्जेक्ट ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड दिस अट्रैक्शन फोर्स इज डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस या द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना ज़्यादा मासेस होगा ऑब्जेक्ट का, उतना ज़्यादा ये फोर्स अप्लाई करेंगे एक दूसरे पर। और इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन देम, कि इनके बीच की क्या डिस्टेंस है उस पर भी ये फोर्स डिपेंड करता है। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू देम, इफ वी हैव टू मासेस लाइक m1 एंड m2 and the center distance between them is r, right? Then they will be attract to each other with the force of F, right? So according to the Newton, the force of attraction, एक बात याद रखना, ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। the force of attraction F is directly proportional to the product of the masses of the objects। ठीक है, जो फोर्स है दोनों के बीच में लगने वाला, वो उन दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दैट इज मींस इट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। प्रोडक्ट ऑफ मासेस जितना ज्यादा होगा, फोर्स की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। एंड the force between them is inversely proportional to the square of the distance between the centers of the object। इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कितना फोर्स लगेगा वो डिपेंड करेगा इनवर्सली दैट इज मीन्स 1/r स्क्वायर, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन दोनों के बीच के सेंटर की से कितनी डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल दैट इज मीन्स कि अगर प्रोडक्ट जो डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, फोर्स की वैल्यू उतनी ही कम होगी।
राइट, इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से नाउ वी कैन से दैट फ्रॉम दीज टू इक्वेशन F is directly proportional to m1 into m2 and upon r square, क्योंकि r स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल था और m1 m2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम इस तरह से उसे लिख सकते हैं। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, प्रोपोर्शनलिटी हमें ये बताती है कि दोनों ये जो फोर्स है इन पर कैसे डिपेंड करता है। अगर हमें इसको इक्वल रखना है, दैट इज F इज इक्वल टू, सो हम यहाँ पर एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड कैपिटल G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। सो दैट वाज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स अट्रैक्शन, force of attraction between the two masses of m1 and m2 and the distance between them is r। तो इस तरह से हम दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। वेयर कैपिटल G इज कॉल्ड, इसे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी कहते हैं। और यहाँ पर क्योंकि हमने इसे इक्वल करने के लिए प्रोपोर्शनल साइन को हटा के इक्वल करने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, और इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को यहाँ पर नाम दिया जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसे? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का नाम दिया जाता है। क्लियर? अब बात करते हैं कि इसको थ्योरेटिकल पार्ट में कैसे नोट किया जाए। राइट, सो कैसे नोट करेंगे हम इसे? The force of attraction between two objects is directly proportional to the product of the masses and it is inversely proportional to the square of distance between them। Right? So इन्हीं जो दो इक्वेशंस है इन्हीं को हम वर्ड्स में नोट भी करेंगे, आप लोग कर लीजिएगा। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला आता है वो ये है। राइट, अब फोर्स की यूनिट क्या होती है? दैट वाज न्यूटन। राइट, वो हमें सबको पता है, तो वो हम नोट कर लेंगे। चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स है या कोई भी फोर्स है, सबकी एसआई यूनिट न्यूटन होती है। राइट, अब आफ्टर दैट बात करते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहती है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। चाहे हम अर्थ पर है या मून पर हैं या किसी और प्लैनेट की बात करें, वहां पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G की वैल्यू कांस्टेंट होती है। और कैपिटल G की वैल्यू जो होती है, वैल्यू ऑफ कैपिटल G, तो वैल्यू ऑफ कैपिटल G जो होती है, G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसकी एसआई यूनिट है। तो ये है वैल्यू कैपिटल G की, जो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी हर प्लैनेट, हर प्लैनेट के लिए या पूरे यूनिवर्स में। राइट, इसीलिए इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। और इसकी एसआई यूनिट भी नोट कर लेना। कैपिटल G की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और अपॉन केजी स्क्वायर। ये इसकी यूनिट यहीं से आती है, आप इसे ड्राइव करके इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं या इसको याद कर सकते हैं। क्लियर? तो ये है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इंपॉर्टेंस जो है, या ग्रेविटेशनल फोर्स की जो इंपॉर्टेंस है, वो यही है कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो क्या नहीं होता, या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या क्या पॉसिबल चीज़ें हो रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सबसे पहले इंपॉर्टेंस यही है कि यही वो फोर्स है जिसकी वजह से हम हर एक ऑब्जेक्ट या हम ह्यूमंस अर्थ से अटैच हैं या अर्थ से कनेक्टेड हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही रेनफॉल या स्नोफॉल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही जो रिवर्स है वो फ्लो करती है। क्लियर? और ग्रेविटेशनल फोर्स ही वो फोर्स है जो मून को अर्थ के अराउंड रोटेट करा रहा है या फिर प्लैनेट्स को सन के अराउंड रोटेट करा रहा है।
ठीक है, दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, केपलर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन के बारे में भी पढ़ेंगे। सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर, यू हैव टू लर्न दीज टॉपिक्स and note down it, and also note down the importance of gravitational force and the theoretical part of Newton's law of gravitation. Thank you.